Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज़ में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज़ आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। Hello everybody, good evening. This is Dr. Lakshmi here again. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good evening. Good evening. Yeah? Okay, ma'am. Yeah. Hello. Hello. So, I'll begin with सभी लोग हो ना? Yeah? तो आप लोगों की सिलेबस में साइंस, जनरल साइंस सेक्शन में वो भी बायोलॉजी की जो पोर्शन है, it includes all these topics: viral diseases, microbes, cells, proteins, amino acids, enzymes, vitamins and minerals, including their deficiency diseases, fats में healthy fats, unhealthy fats, human digestive system, respiratory system, human neural system, human brain, muscular and skeletal system, DNA and RNA, mitosis and meiosis. ये टोटल टॉपिक्स है आपके जो प्री के पोर्शन एग्जाम के लिए इंक्लूडेड है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए। अभी इसमें जो है ये सीक्वेंशियल नहीं है, तो हम सीक्वेंस में जाएंगे। सबसे पहले हम सेल्स चैप्टर करेंगे क्योंकि वो समझना ज़रूरी है, वो बेसिक है। उसके बाद ही जो हम पोर्शन फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वी बिगिन विद द सेल चैप्टर। एज यू नो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं ऑन दिस अर्थ, उसमें सबसे जो सूक्ष्म बोलते हैं ना, ये द टाइनी माइन्यूटेस्ट पार्ट इज द सेल विच इज नॉट विजिबल, जो दिखता नहीं है, विच इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज की जाती है देखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और दैट इज व्हाई दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ दिस सेल्स, इनकी जो स्ट्रक्चर है, वो जो भी स्ट्रक्चर इनकी है, दैट स्ट्रक्चर इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म, कि वो क्या काम कर रहा है, किस तरह से उसको क्या काम करने की जरूरत है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल जो है, सेल एक तो माइन्यूटेस्ट है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इट कम्स इन ग्रुप्स टुगेदर, तो इट फॉर्म्स टिश्यू। Group of cells together they form tissue, and tissues when they group up they form organ। और ऐसे सेपरेट तरह के जो organs बनते हैं, वो जब assemble होते हैं, जब वो एक साथ आते हैं तो एक system बनाते हैं। Like digestive system है, तो it begins right from your mouth, it ends to your anus, and your mouth, it includes tongue, then it includes the mouth cavity, the teeth, then it follows by a throat, esophagus, stomach, then duodenum, small intestine, large intestine, and large intestine ends in anus। इसके अलावा डाइजेशन के लिए हमको कुछ एंजाइम्स लगते हैं, वो ग्लैंडुलर सिस्टम से आते हैं, जो कि लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब सिक्रीट करते हैं, देते हैं कि इंटेस्टाइन में वो आकर के जो भी है खाद्य पदार्थ, उसको पचाने में जो ज़रूरी पाचन, जो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, उसके लिए वो वहाँ सिक्रीट होके उसको पचाने की मदद करते हैं और बाकी एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। इस तरह से जो है सिस्टम बनती है। अब ये सब जो काम, मैं इसलिए ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि इससे आपको ये समझना है कि ये काम जो है सबका अलग है। किसी का पचाने का काम है, किसी का सांस लेने का काम है, साथ में एक्सक्रीशन का काम है, किसी का मैसेंजर का काम है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस का काम है, किसी का हार्मोन्स का काम है। तो ये सब जो है सबके जैसे जैसे जिस तरह के काम होते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर उन सेल्स को भगवान ने बनाकर दिया है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस सेल फर्स्ट, कि ये खुद क्या है, ये खुद में क्या है, ये सेल है क्या। तो सेल is the microscopic basic functional and structural unit of a living organism of any life। and वही यहाँ पे लिखा है, in other words cells make up living things and carry out activities
that keep a living thing alive. Okay? ठीक है? हेलो, Yeah. समझे आप लोग? कोई डाउट? Uh-huh. Yes, ma'am. ओके। अब सेल थ्योरी के पहले थोड़ा सा मैं सेल डिस्कवरी के बारे में बताना चाहूंगी। सेल डिस्कवरी आखिर किया किसने? कौन थे जिन्होंने सोचा कि ऐसा भी कुछ होता है? तो इट वाज वेरी फर्स्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, when he saw in the bark of the trees, he took the bark of a tree, उसका स्लाइस बना करके उन्होंने जब देखा माइक्रोस्कोप में, तो he saw something and it was all placed in blocks, in small blocks, one above each other, piled up, जैसे कि एक के ऊपर एक टाइल्स बिछा दो, बिल्कुल उस तरह से कुछ ऐसे, और उनके अंदर भी कुछ दिख रहा है, उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर भी कुछ दिख रहा है, या वो जो भी शेप का ब्लॉक था कुछ ऐसा है जो दिख रहा है हमें, और ये क्या हो सकता है? तो उन्होंने देखा तो कहा कि भाई ये जो चीज है, ये जो है, ये तो कुछ चाइनीज मॉन्क जिस तरह के सेल्स में रहते हैं, यानी उनके रहने का जो सेक्शन है, उनकी जो ब्लॉक्स बनती हैं जहाँ पे वो स्टे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। तो प्रोबेबली व्हाई डू वी नॉट नेम इट सेल? तो ही जस्ट नेम्ड इट एज सेल एंड दिस हैपेंड इन 1665। उसके बाद जो है एंटनी वॉन लीवनहॉक, ये साइंटिस्ट, उसके कुछ सालों बाद ही 1674 में उन्होंने भी स्टडी किया, क्योंकि ये सब माइक्रोस्कोप में चीजों को देखने का शौक रखते थे। दीज वर ऑल साइंटिस्ट एंड माइक्रोस्कोप इज बीन बॉर्न एंड मतलब बहुत लॉन्ग टाइम बैक में वो हिस्ट्री में आ चुका था, जब तो अलग ही तरीके के माइक्रोस्कोप थे और सिंपल माइक्रोस्कोप थे, बहुत ज्यादा मॉडिफाइड थे भी नहीं। तो इन्होंने भी देखा कि ही यूज्ड टू यूज हिज ओन सिंपल माइक्रोस्कोप, तो देखा कि यार ये फ्रॉग का वेब लिया उन्होंने, फ्रॉग का फुटवेब का ब्लड सैंपल लेके सोचा क्यों ना कुछ देखा जाए इसमें। तो व्हेन ही स्टडीड दैट ब्लड सैंपल इन द माइक्रोस्कोप, ही सॉ ओके देयर इज समथिंग, बट व्हाई इट इज मूविंग? ये इतना हिल डुल क्यों रहा है? ये क्या है जो घूम रहा है इन सब मतलब जो एरिया है उसमें? तो ही फाउंडेड दैट ये जरूर कोई जीती जागती चीज है, क्योंकि वो ही घूम फिर सकता है। जब हम लाइफ की बात करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो वी मीन टू से व्हाट, कि दे हैव लाइफ, दे कैन ईट, दे कैन मूव, दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन लिव, दे कैन डाई, और मैनी मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शंस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डू। तो ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो इसको हम लिविंग यूनिट कहते हैं। चलो, बट दीज आर ओके सेल्स है, बट दे आर लिविंग यूनिट्स। जैसे कि प्लांट में देखा गया, वो तो मूव नहीं कर रहे थे, बट ये एनिमल में जो अब मैं देख रहा हूँ, जो स्टडी हुआ है मुझसे, वो मूव हो रहे, तो ही कॉल्ड देम अ लिविंग सेल। देन रॉबर्ट ब्राउन और ऐसे कुछ कुछ साइंटिस्ट पीछे से फॉलो हुए। रॉबर्ट ब्राउन वो 1884-83 में उन्होंने हर सेल में देखा कि कुछ दिख रहा है बिंदु की तरह, तो ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियस। आफ्टर दैट केम परकिंजे। he found fluid content in the cell around that bindu, that nucleus, and that fluid content he said कि ये तो यार कुछ जली चीज है बाजू में, तो न्यूक्लियस है, and this I think so why not name it as protoplasm. Okay, this was in 1839. उसके पहले ये जो फेलिक्स डुजार्डिन है, he was the one to see that fluid content, but he did not name it. Okay, मैथायस शेल्डन और श्वान, जो आगे हम पढ़ेंगे नाम, ये लोगों ने जो है ये न्यूक्लियस एक ने किया, एक ने प्रोटोप्लाज्म किया, तो श्वान और शेल्डन ने मिल करके इन सब की एक सेल थ्योरी बनाई। ठीक है, थियोडर श्वान, 1 मिनट। थियोडर श्वान, इन लोगों ने भी देखा अपने अलग अलग ऑब्जर्वेशन में कि एनिमल्स में भी सेल है, तो ठीक है, प्लांट में भी सेल है, तो व्हाई नॉट मेक अ सेल थ्योरी? क्यों नहीं हम इसको लिखते जाए, हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी डिस्कवर कर रहे हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, these particularly the names which I've taken, right from Robert Hooke, Antony von Leeuwenhoek, then you have Robert Brown, then you have the person who discovered the protoplasm, Perkin J, Schwann, Sheldon, cell theory,
और सेल थ्योरी के बाद जो है समवेयर अराउंड 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई, उसमें प्रॉपरली दिखा कि सेल तो ठीक है, समझ गए, बट खाली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिख रहा था तब तक। उसके बाद 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, जब उसकी बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग कैपेसिटी ज्यादा होने लगी, उस माइक्रोस्कोप से हमें चीजें ज्यादा और डिटेल में देखने को मिली, तो देखा गया कि इसके अंदर भी है कुछ, हर सेल के अंदर भी कुछ है। जैसे एक प्लांट में लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, पैनक्रियास है, स्प्लीन है, बिल्कुल वैसे ही ये बहुत सूक्ष्म जीव जो हम बोल रहे हैं सेल, उसके अंदर भी है इतने सारे जो ऑर्गेनल्स, उस ऑर्गन्स, तो उसको ऑर्गेनल्स ही कहा जाता है। वही है जो आगे हम एक एक करके और डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज आर फ्यू अदर नेम्स which is not very important, but you need to keep them into your minds. Like 1845 में there was someone called as Carl Hendrik Brown. He proposed cell is the basic unit of life. Okay. Then Rudolf Virchow, ये भी एक important है कि रुडोल्फ वर्च्यू 1940 के पहले इन्होंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझाया था सबको, क्योंकि अगर ये सोच नहीं आती ना तो किसी की सोच डीएनए आरएनए तक नहीं जाती, या न्यूक्लियस के अंदर घुस के भी स्टडी करने की बात नहीं होती। बट ही वाज द वन टू पुट दिस इन एवरीबॉडीज माइंड दैट जो भी सेल्स आगे और बनते हैं वो खुद उनके पेरेंट सेल से बनते हैं। कोई वजह होती है जहां से चीजों को ग्रो होना होता है, चाहे वो प्लांट सीड ले लो आप, चाहे वो ह्यूमन जो भी सीड है उससे जो भी सेल्स बनते हैं, जो भी ग्रोथ्स होते हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, या जो भी ऑर्गन है एक ह्यूमन बॉडी में, या जो भी प्लांट पार्ट है, जो भी लिविंग थिंग है, वो सब जो बढ़ते हैं, जो आगे और बनते हैं, उसके पीछे उनकी अपनी एक पेरेंट सेल होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, कोई क्वेरी? नो मैम। तो अब आप लोग समझ गए ना कि सेल क्या है और सेल की हिस्ट्री क्या है। अब आगे हम जाएंगे कि सेल के टाइप्स क्या हैं, और हर सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स मैंने आप लोगों को बताया ना, वो ऑर्गेनल्स क्यों हैं, और हर ऑर्गेनल्स के पीछे क्या उनका फंक्शन है, क्या उनका स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहले हम हेलो, ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सेल टाइप्स में चलते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का जैसा सीधा सीधा नाम है, यूनि मतलब एक, ओके, एंड सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली हैविंग सेल्स। सो ऑर्गेनिज्म या जो जीव जो भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका सिर्फ वो एक ही सेल से बना है। ओके, एंड दीज आर फ्यू पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ योर, and including bacteria as well, Euglena, Paramecium, Chlamydomonas, yeast. These are examples of unicellular organism. Multicellular, जैसे नाम खुद बता रहा है कि ये more than one cell से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ये एक सेल नहीं, more than one cell से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। और ये उन सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं जो हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस। क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस है, जब सेल माइक्रोस्कोपिकली डिस्कवर हुआ है और अगर वो सिंगल सेल है तो बट ऑब्वियस है कि वो माइक्रोस्कोपिक ही रहेगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट माइक्रोस्कोपिक, दे आर स्टिल विजिबल टू नेकेड आई। ठीक है, अब यहाँ तक ये यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया। अच्छा, एक बात और समझनी है, जैसे वर्च्यू ने ये तो बताया कि पेरेंट सेल होता है और उससे हमको आगे के उसके ऑफस्प्रिंग्स या प्री बोलते हैं कि जो पहले से सेल्स है तो उससे ही बाकी के सेल्स बनते हैं उसी ऑर्गन के। ठीक है, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो सभी प्लांट सेल का होगा। एनिमल सेल है
तो एनिमल सेल का जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सभी एनिमल सेल का होगा। वो कभी ऐसे नहीं होता है कि एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर भी वेरिएशंस हैं सेपरेट सेपरेट ग्रुप के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एनिमल सेल है तो उसके अंदर जो भी उसके ऑर्गन्स हैं वो सारे एनिमल किंगडम के लिए सेम होंगे। सेल की बात कर रही हूं मैं, एनिमल सेल। वैसे ही प्लांट सेल का भी है कि प्लांट सेल के अंदर जो भी सेल का स्ट्रक्चर है, जो भी उसके ऑर्गेनल्स हैं, दैट विल बी सेम, इट विल नॉट बी डिफरेंट फॉर द प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम ऑन सेल्यूलर लेवल। ओके, तो ये चीज, और यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आपको बताया। आगे बढ़ते हुए साइज ऑफ सेल्स, तो साइज ऑफ सेल्स आर ऑफ वेरियस साइजेस। It begins from nanometers to goes up to a micrometer, and the smallest cell in our body is the sperm cell, and the largest cell is the ostrich egg. The longest cell in our human body, longest cell, so it is the nerve cell. So they vary in their size. It can be microscopic, it can be very large also, microscopic भी हो सकता है। Yeah, so basically see, it is just for basic knowledge, you don't have to go in the depth of all these things। और एक ये याद रखो कि human body is made up of 37.2 trillion cells and 1 micrometer, जो सेल का साइज अगर हम 1 माइक्रोमीटर अगर कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है that it is 1/1000 millimeter, it is 1000th millimeter। ओके, बस इतना एक इंफॉर्मेशन साइज ऑफ सेल्स के लिए आपको याद रखना है। इट कैन बी वेरी वेरी टाइनी टू समथिंग विच इज एट टाइम्स माइक्रोस्कोपिक ऑल्सो। ओके, लाइक द ऑस्ट्रिच एग, इफ यू से इट इज अ लार्ज सेल तो इट इज विजिबल। ओके, we go ahead with the shape of cells now। जैसे सेल्स की वैरायटीज में हमने यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर देख लिया, साइज थोड़ा समझ लिया है, शेप्स भी वैसे ही समझना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। शेप्स में आपको ये समझना है कि सेल्स जैसे उनके फंक्शंस हैं बिल्कुल उस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, अगर तो उनके शेप्स भी वैसे सबके अलग अलग हैं। कुछ के सिलिएटेड रहते हैं क्योंकि वो सिलिएटेड यानी बाल वाले सेल्स होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं कि उनका आउटर स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए ताकि वो इजीली फ्लो हो सके। कुछ के ऐसे होते हैं कि एंड्स फिक्स्ड रहते हैं एक दूसरे से, किसी न किसी जोड़ पे, मतलब इस पे रहते हैं, दे आर कनेक्टेड टू टू ऑर्गन्स और टू प्लेसेस, सो दे आर इन काइंड ऑफ अ लेंथ वाइज वो लंबे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं बोलते हैं हम। तो सबका अपने फंक्शन के बेसिस पे स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए आरबीसी जो है उनका बाइकॉन्केव शेप हम बोलते हैं, ताकि बाइकॉन्केव मींस सर्कल ही है। बाइकॉन्केव का दूसरा नाम होता है सर्कल, सर्कुलर ओवल, एंड दीज सेल्स आर ओवल सर्कुलर एंड स्मूथ आउटर सरफेस रहता है ताकि दे कैन इजिली फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, नॉट ओनली देम the other blood cells also। okay, same way for nerve cells आप देखोगे they are long cells, they are elongated, एक तरफ axons है, फिर बीच में उनके बाकी जो कंडक्शन कैरी करने वाले, इम्पल्स कैरी करने वाले पार्ट्स है, साइनेप्सेस है, साइनेप्सेस यानी जहाँ वो जुड़ते हैं। कहने का मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है कि उनको एक कोने से दूसरे कोने में जुड़े रहना है, कंडक्शन कैरी करना है इम्पल्सेस का, तो वो लेंथ वाइज लंबे होते हैं, उनको गोल नहीं हो सकते हैं वो। वैसे ही WBCs है, WBCs का काम है, दे आर फाइटर सेल्स, तो उनका शेप जो है वो डिफर करता है थोड़ी थोड़ी इसमें, लाइक कहीं पर वो ओवल रहेंगे तो कभी वो सिलिंड्रिकल हो जाएंगे तो कभी वो सर्कुलर रहेंगे। ओके, तो ये सारे शेप्स जो है सब इनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है, उसके आधार पे इधर दे आर सर्कुलर, ओवल, रेक्टेंगुलर, फिर एमीबॉइड, okay, yeah, spindle shaped। now some cells like euglena and amoeba can change their shape। ये सब यूनिसेल्यूलर है, जैसे अमीबा का है यूनिसेल्यूलर है, तो उसके शेप की क्या बात करें हम, it is such a organism ना कि if it finds any food particle तो it will move its body in that direction।
वो सूडो this it makes pseudo kind of a finger it projection it removes which is a false projection just to capture that food particle. तब उसकी शेप अलग हो जाती है, तब उसकी शेप हो जाती है चकली की तरह, तब उसकी शेप हो जाएगी लॉन्ग सिलिंड्रिकल हो सकती है आगे बस उसके बढ़ करके उसको पकड़ने के लिए, ताकि वो अपने बॉडी के अंदर उसको ले करके उसको एनगल्फ कर ले. तो these are such ना that they can change their shape, but most their shapes are not fixed. Amoeba का shape is not fixed, but most of the cells they have fixed shapes. Okay, तो ये भी याद रखना है कि fixed और unfixed की बात करें तो unfixed में अमीबा यूग्लेना इनका नाम आना चाहिए पहले दिमाग में, और fixed जो होते हैं most of the cells otherwise are all fixed, क्योंकि उनके जो functions रहते हैं और जब वो बड़े बड़े organs बनते हैं together, यूनिसेल्युलर तो है नहीं मल्टी सेल्युलर है, तो दे कैन नॉट चेंज देयर शेप्स इन दैट. ओके, तो ये शेप ऑफ द सेल्स पे हम, ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आया? Yes, ma'am. या अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में. अब तक हमने देखा यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, साइज, शेप, तो चलो अब स्ट्रक्चर पे. अब स्ट्रक्चर पे हम जानते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया है आपको कि हर सेल का अपना स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा बेटर, और ये देखने के लिए 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई. उसके बाद से वो विजिबल होने लगा कि भाई इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं. वो क्या हैं? वो उनके अपने ऑर्गन्स है, वो सेल के अपने ऑर्गन्स है, वो सेल के अपने ऑर्गन्स है, और एक दो नहीं है कई है, इसके लिए ऑर्गेनल्स बोलते हैं. एंड दैट ऑर्गेनल्स आर व्हाट, व्हाई आर दे सो मेनी? जैसे हमारे लिए है कि व्हेन वी वांट टू ब्रीथ तो सिस्टम अलग है उसका, व्हेन वी वांट टू एक्सक्रीट उसका सिस्टम अलग है, व्हेन वी वांट टू डाइजेस्ट उसका सिस्टम अलग है, व्हेन वी वांट टू रिप्रोड्यूस उसका सिस्टम अलग है, व्हेन वी वांट टू व्हाट यू से वी जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम है, इट परफॉर्म्स इट्स ओन फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड अदर वर्क फॉर ऑर्गन्स, वो कंट्रोल करता है, इट इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ बॉडी. स्किन का है तो इट इज अगेन अ काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द आउटर कवरिंग ऑफ अ बॉडी. वैसे ही सेल के अंदर भी जो अपने हैं ऑर्गन्स, उन सब के अपने फंक्शंस है, इसीलिए वो इतने सारे हैं. मगर प्लांट के जैसे हैं वो सारे प्लांट्स के लिए वैसे ही होंगे, एनिमल्स के जो अंदर ऑर्गेनल्स है वो सारे एनिमल्स के लिए वैसे ही रहेंगे. तो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज ऑलवेज स्टडीड अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. और जब हम ये बात कहते हैं ना तो साइटोलॉजी एक स्टडी होती है, उसको याद रखना है कि ये वो ब्रांच है साइंस का वेयर इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, एंड सेल्स इंक्लूड स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, और उसमें सारी चीजें जो मैंने अब तक आपको समझाई और आगे जो हम पढ़ेंगे, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड साइटोलॉजी. दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड साइटोलॉजी. ओके, सो वेरी फर्स्ट लेट अस बिगिन विद एनिमल सेल. एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमल और प्लांट सेल में सबसे पहले डिफरेंस तो यही आ जाता है कि एनिमल सेल डजंट हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल. मतलब एनिमल सेल की अपनी बाउंड्री है बट इट इज नॉट वेरी रफ एंड टफ बाउंड्री, इट हैज गॉट अ मेम्ब्रेनियस बाउंड्री. प्लांट सेल हैज गॉट मेम्ब्रेनियस बाउंड्री एज वेल एज द सेल वॉल, a very tough boundary also. Clear? अभी तक समझ में आया सबको? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज कट तो नहीं रही है ना? नहीं नहीं नहीं. ओके, तो द एनिमल सेल, जैसे बाहर से मैं अगर शुरू होके अंदर आऊं तो एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है. ये चीजें समझ लो आप. मैं बाहर से अंदर आ रही हूँ, फ्रॉम द पेरीफेरी टू सेंटर. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में मैं पहले बता रही हूँ आपको. दुनिया भर के एरोस की तरफ मत देखिए, मैं पहले जो दिखा रही हूँ आपको वो आपको पहले बाहर, फिर बीच में ये जो सोल्यूशन है ना, ये साइटोप्लाज्म, और फिर ये न्यूक्लियस. तीन मोटी मोटी ये चीजें जो मेन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. तो मेम्ब्रेन है तो वो आउटर कवरिंग है, उसके बाद आपका ये साइटोप्लाज्म है जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट हैं. देन यू हैव द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस अगेन हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करता है. और जब हम मेम्ब्रेन कहते हैं ना तो कुछ ऐसे समझो कि इट इज हैविंग टाइनी पोर्स
जिसमें से मतलब बोलते हैं ना कि सम काइंड ऑफ परमिएबिलिटी इज देयर, ओके, तो मेम्ब्रेन एंड ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ और फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस है, क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट है जिसमें क्रोमोसोम्स हैं जो the ones who are responsible for genetic or hereditary conduction of all the characters from the parent to the offspring. Okay, nothing is related to this. ये जो है साइटोप्लाज्म में सब जो है इनका हेरिडेटरी से तब होगा जब ये चीजें डिवाइड हो करके जो ऑफस्प्रिंग बनाती हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो वो सारे कैरेक्टर्स बाद में यहाँ से जाते, पहले इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है कि डिविजन हुआ, फिर पेरेंट के कैरेक्टर्स जो हैं वो इन सबको भी कैरी करेंगे। इन कैरी करने का मतलब क्या कि इनकी जैसी जैसी अच्छी फंक्शंस होंगी, किसी की कम होंगी, किसी की जो फंक्शन होगी, जिस इंडिविजुअल के अंदर जिसकी सेल की जितनी कैपेसिटी, समझे? दिस इज थोड़ा आउट ऑफ पोर्शन जाके ये मैंने समझाया आपको, ताकि ये थोड़ा सा आप लोग को समझ में आए कि इन लोगों का क्या है इंपॉर्टेंट मेन 3 स्ट्रक्चर है। नाउ वी गो फ्रॉम पेरिफेरी टू इनसाइड एंड देन वी बिगिन विथ कि हम जानते हैं कि एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं है तो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर अगर ये स्ट्रक्चर में देखूं जो ये न्यूक्लियस को सट के है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, then you have your mitochondria, vesicles, this is the lysosome, Golgi bodies, okay, then this is the centriole, and food vacuoles are very small in animal cells, बहुत कम रहता है, जैसे हम जानते हैं वो भी एक डिफरेंशिएशन है कि प्लांट और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में फूड वैक्यूल्स बड़े होते हैं, एनिमल सेल में इट इज इक्विवेलेंट टू ना के बराबर होंगे तो छोटे छोटे होंगे। एंड देन यू हैव दिस एंडोप्लाज्मिक में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो है यहाँ पे ये आपका ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो पोर्शन है ये न्यूक्लियोलस है एंड दिस होल थिंग इज द न्यूक्लियस, ओके। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जैसे ये साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो पर्पल सेक्शन है ना न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको भी हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ओके, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, तो आगे बढ़ते हुए प्लांट सेल का पिक्चर अब देख रहे हैं हम। तो इसमें हमने देखा है कि लगभग सेल ही है, ठीक है, मगर कुछ तो जो है आउटर से अंदर जाने में ही देखें तो ये बहुत बाउंडेड है, तो दैट इज ओनली व्हाट इज सेल वॉल, इट इज सो टफ, सो रिजिड। देन अगेन इट हैज अगेन 3 स्ट्रक्चर्स, नो, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तो दोनों के लिए कॉमन है। हाँ. इन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी है जो मेम्ब्रेन के बाहर है, ओके, जो ये मेम्ब्रेन है ना ये मेम्ब्रेन के बाहर है, ये सेल वॉल है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर उसके ऑर्गेनल्स है, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अभी इसके अपने ऑर्गेनल्स में कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, और एक फूड वैक्यूल। ये कम से कम ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमेशा ध्यान में होना चाहिए। ये सब हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा है, ये सब हम नहीं याद रखे, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल्सो। दिस इज लाइक यू डोंट हैव टू फॉरगेट एनी टाइम, बट ऑब्वियस बहुत कॉमन सी चीज है। प्लांट डजंट प्रिपेयर फूड एज आई टोल्ड यू फॉर द होल डे, राइट? प्रिपरेशन खाली तभी करता है जब सनलाइट होती है, क्योंकि सनलाइट में वो जो प्रिपेयर उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ये जो ग्रीन पिगमेंट्स है इसकी उसको जरूरत होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, राइट? ये सब मिल करके उसको फूड प्रिपेयर करने में मदद करती है, जो वो इसमें स्टोर करके रखता है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनल्स इज ऑलमोस्ट द सेम। दिस इज द गोल्गी बॉडी, देन दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन this is the vesicle, mitochondria,
ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. आगे बढ़ू? हाँ, sure. अभी एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल। इनकी भी जो है स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इट इज कि ये कैप्सुलेटेड रहती है। जो हम सेल वॉल बोलते हैं, तो इनको और एक है कि सेल वॉल के बाहर भी इनका एक अपना कैप्सूल होता है। दे आर कैप्सुलेटेड, नॉट नेसेसरी ऑल विल बी कैप्सुलेटेड, बट मोस्ट ऑफ देम आर कैप्सुलेटेड। फिर इनके जो अंदर के जो ऑर्गेनल्स है ना, वो उतने प्रिसाइसली नहीं दिखते हैं जैसे कि हमारे हैं। दे ऑल जस्ट लुक लाइक डॉट्स एंड रॉड्स एंड समवेयर सर्कल्स एंड खुले दिखते हैं, उनकी अपनी कोई बाउंड्री भी नहीं है। ये जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन नेटवर्क है, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये सब जो ये देखिए आप ऐसे ही बिखरा पड़ा है। लाइक दिस इज द न्यूक्लियोइड बोर्डन एंड न्यूक्लियोइड इज दैट सेम, ओके, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन फाइबर्स, दिस ऑल इज जस्ट लाइंग without any boundary. इसका कोई अपना membrane नहीं है। तो this is about it. Okay, capsule, then you have the cell wall, plasma membrane, cytoplasm, flagella इसको बोलते हैं, ये tail को। Okay, these bacteria their mobility is there, so this flagella is there. Flagella का मतलब वो tail movement में मदद करता है। Then you see these are granules. Food granule कहाँ है? Plasmid, DNA. That's all not very necessary, but all basic structure थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है आपको। Important differentiation animal cell, plant cell का आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि उसको आप समझ गए तो आगे उसके ऑर्गेनल समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो we know कि what the cell organelles are, what the cell includes, इसलिए ये we move ahead and we begin with the plasma membrane. वेरी फर्स्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके उसके एक एक ऑर्गेनल्स पढ़ते जाएंगे। साइटोप्लाज्म में जैसे मैंने आपको बताया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर के ऑर्गेनल्स निकाल दो ना, तो जो खाली लिक्विड रह जाता है उसको साइटोसॉल बोलते हैं, दैट इज द साइटोसॉल। और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, यानी उसके जो अपने ऑर्गन्स हैं इनसाइड, वो सब इस तरह से हैं। वी नो, वी मूव अहेड।